हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी कनेक्ट। आज हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यानी आज़ादी के बाद के भारत के बारे में बात करेंगे और एक एक करके जो है सारे चैप्टर्स को हम इसमें कवर करेंगे। पूरा जो नोट्स है वो आपको ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुके हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर हार्ड कॉपी फॉर्मेट में। तो आपको ये वीडियो देखनी है और साथ साथ आपको वो नोट्स कंसर्न जो है साथ में लेकर चलने हैं और अल्टीमेटली आप जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, अच्छी समझ के साथ विद आंसर राइटिंग कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो आपके नोट्स में भी मेंशन है वो बात करता है 1947 से 1950 के जस्ट तक की बात करता है। हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को आज़ादी मिली थी और 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान एक स्टेट बन के निकल के आया था। मतलब हुआ क्या था कि अगर ये पूरा इंडिया है तो मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग थोड़ी सी मेरी हिलेरियस हो सकती है बट कंसेप्ट हमेशा पक्का रहेगा। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया एक बहुत बड़ा चंक हुआ करता था, एक बहुत बड़ा पेनिनसुला हुआ करता था। पर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो पॉलिटिकली यहाँ पे डिवीजन कर दिए गए थे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट पे। वेस्टर्न फ्रंट पे जो है बना हुआ वेस्ट पाकिस्तान जो है प्रेजेंट डे में भी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और ईस्टर्न पे जो बना ये बना आपका ईस्ट पाकिस्तान, ईस्टर्न फ्रंट पे, जिसको 1971 की वॉर के बाद जो है लिबरेट करा के बांग्लादेश बना दिया गया। बांग्लादेश एक हमारा नेबरिंग कंट्री है। हमारा सबसे बड़ी जो हम सीमा जो टच करते हैं वो अपनी बांग्लादेश से करते हैं। बहुत बड़ा व्यापार हम लोग करते हैं और एक दूसरे के लिए काम भी करते हैं। तो बांग्लादेश भी हमारा नेबर है, पाकिस्तान भी हमारा नेबर है। इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसके ऊपर जितनी भी बातें हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर तो जस्ट ही लेंगे। आगे आने वाले चैप्टर में जब हम 1970 80s वाला चैप्टर करेंगे, पॉसिबली चैप्टर 4 में सारी बातें हैं जिसमें हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में बातें करेंगे। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम और ज़्यादा एलिब्रेट करेंगे उस समय। अभी के लिए आपका जानना जरूरी है कि 1947 से 1950 के बीच हम बात करने वाले हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान आया, इवॉल्व हुआ और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान इवॉल्व हुआ। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और सबसे पहले भारत के इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। भारत को फाइनली आज़ादी मिलती है इंडिया से, इंडिया को फाइनली आज़ादी मिलती है ब्रिटेन से। और ये आज़ादी जो है मिलती है 3 जून प्लान से, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन बनाते हैं। और ये जो आज़ादी है लगभग 200 साल के बाद आती है। अभी 200 साल का रफली टाइम क्या होगा, तो हम लोग अगर 200 साल को हम ले चलते हैं वहाँ पे, तो 1747 से लेके 1947 तक के हम 200 ईयर्स को काउंट करते हैं। बट एक्चुअली हम देखते हैं कि 1757 जो था एक लैंडमार्क एक टाइम था जहाँ पे हमने देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और प्लासी के बाद क्या हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव ने इसको जो है इंग्लैंड की तरफ से टेकअप किया था और रॉबर्ट क्लाइव जो है बैटल ऑफ प्लासी जीतने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 बड़े बड़े साम्राज्य जो इनकी जो प्रेजेंट जो पॉलिटिकल लोकेशंस है उससे ज़्यादा बाउंड्री इनके पास हुआ करती थी। ये 3 रिच एंड बहुत ज़्यादा समृद्ध जो राज्य थे भारत के, ये अपने लोकल रूलर्स के हाथ से इनकी जो है दीवानी राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स निकल चुके थे। दीवानी राइट्स का मतलब होता है रेवेन्यू राइट्स निकल चुके थे और ये चले गए थे आपके ब्रिटिशर्स के पास। तो यहाँ से हम समझते हैं कि 1757 से जो है एग्जैक्टली जो है इंडिया पे इन लोगों ने रूल करना शुरू किया। हालांकि इसके बाद भी कई सारी छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ थी, बैटल्स थी और जो एक्विजिशंस थे होते जा रहे थे, पर 1757 एक बेंचमार्क हम लोगों ने बना रखा है। तो रफली अगर बोले 2 साल एक्चुअली 190 ईयर्स हैं और ये 1757 से शुरू होता है और 1947 तक ये पूरा मामला जाता है। तो इसी बेस पे हम मॉडर्न इंडिया जब हम पढ़ेंगे यूपीएससी में, इसको भी डिवाइड करते हैं। इस पूरे टेन्योर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला टेन्योर होता है आपका 1757 से 1857, जो कि आपका पहले के 100 साल है। और इसके अंदर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है एक्सपेंशन स्टेज था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। वहीं अगर हम 1857 से लेके 1947 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो है बड़े लेवल पे विद्रोह होना शुरू हो जाता है 1857 ऑनवर्ड्स। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको आगे चल के कंसेप्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो भारत को फाइनली आज़ादी मिलती है। कब आज़ादी मिलती है? जब माउंटबेटन प्लान या फिर जो 3 जून प्लान बोला जाता है वो अप्रूव होता है और करीब 200 साल के बाद जो है ये आज़ादी भारत को मिलती है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस समय भारत के वॉइसरॉय थे और वो डिक्लेयर करते हैं कि सारी पावर, कंप्लीट पावर जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इंडिया को ऑन 15 अगस्त 1947। मतलब टोटल जो है 3 जून से लेके 15 अगस्त के बीच 72 दिन का हमें समय दिया गया है। और इसमें बोला गया है कि हम सारी की सारी जितनी भी पावर्स हैं जो ब्रिटिश पैरामाउंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, सारी की सारी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इंडियंस को।
साथ ही साथ ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस लैप्स ऑफ पैरामाउंट से। लैप्स ऑफ पैरामाउंट से एक तरह का एक्ट है जिसके 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 अप्रूव होती जो है भारत के ऊपर जो भी अधिकार थे, जो भी पॉलिटिकल अधिकार थे ब्रिटिशर्स के, वो खत्म हो जाते हैं। एंड इट स्टेटेड दैट द प्रिंसिस स्टेट्स आर प्रोवाइडेड विद द पावर टू एक्सीड इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगले टॉपिक पर बढ़े इससे पहले हमें इस पॉइंट को हमें समझने की जरूरत है। तो लेट मी क्लियर ऑल द इंक फ्रॉम द बोर्ड नाउ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लैप्स ऑफ पैरामाउंट होगी, और साथ ही साथ जो है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ये बोला गया है कि जो प्रिंसेस स्टेट्स हैं या जो रजवाड़े स्टेट्स हैं या जो राजाओं की जो रियासतें हैं, उनको अधिकार दे दिया गया कि या तो वो भारत में ज्वाइन कर ले, या तो पाकिस्तान में ज्वाइन कर ले, और या फिर वो इंडिपेंडेंट रहें। इस तरह का अधिकार उनको भी दे दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था दो तरीके से चलता था। यहाँ दो तरह के स्टेट्स हुआ करते थे, एक डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट स्टेट होते थे और एक इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट स्टेट हुआ करते थे। जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट स्टेट होते थे इसके अंदर इंटरनल से लेके एक्सटर्नल सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली होते थे और डायरेक्टली एक्सेस किए जाते थे। वहीं इनडायरेक्ट वाले में क्या होता था कि राजा, रूलर, नवाब, निज़ाम, इस तरह के जो लोग होते थे, वहाँ के लोकल राजा थे, वो हैंडल करते थे इंटरनल मैटर को, और जो एक्सटर्नल मैटर था वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो ये इनडायरेक्ट रूल स्टेट थे, और ये जो इनडायरेक्ट रूल जो स्टेट थे ये बहुत ज़्यादा थे। अगर आप बात करो कि इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की जोड़ी ने मिलकर कितने स्टेट्स को जो है रिऑर्गेनाइज किया था, तो इनका नंबर 565 था, जो कि छोटा नहीं था। मतलब छोटी रियासत, बड़ी रियासत, कई तरह की रियासतें हुआ करती थी। तो यहाँ पे आप समझिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रियासतें थीं या जो इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट स्टेट्स थे, उसको जो है ये पावर दी गई कि आप या तो इंडिपेंडेंट रहिए, या फिर इंडिया को ज्वाइन कीजिए, या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए। आगे चलते हैं। तो इंडिपेंडेंस जो था, अब कैसे हो इंडिपेंडेंस, भारत का जो इंडिपेंडेंस था वो 90 साल का स्ट्रगल था। 90 साल का स्ट्रगल कैसा था, जैसे कि मैंने बताया कि 1857 में जो पहला विद्रोह हम देखा गया, मास विद्रोह देखा गया, जिसको हम बहुत 1857 की क्रांति के नाम से हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे भी, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई का एपिसोड है, मंगल पांडे जी का एपिसोड है, और भी कई सारे एपिसोड क्लब करके जो है मतलब मल्टीपल विद्रोह हुए थे नॉर्थ इंडिया के अंदर, और उसकी वजह से जो है हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी आए थे इन द गवर्नेंस मॉडल ऑफ द ब्रिटिशर्स इटसेल्फ। तो 1857 से 1947 तक का ये जो पूरा टाइम है, इसको हम जो है स्ट्रगल पीरियड बोलते हैं। स्ट्रगल पीरियड मतलब है कि भारत का इंडिपेंडेंस मूवमेंट यहाँ पे चल रहा था, और 90 साल तक हम लोगों ने अपनी आज़ादी मांगी, तब जाके जो है आज़ादी मिली। और इस आज़ादी के अंदर लगभग सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सभी लोगों ने, हर तरह के लोगों ने यहाँ पे अपनी एक्टिविटी से आगे बढ़ के जो पार्टिसिपेट किया, तब जाके आज़ादी हमें मिली। अब पॉलिटिकल जो आज़ादी है वो मिलने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का भी होना जरूरी था, तो इसलिए वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज बनी। कौन कौन सी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी इसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, ठीक है। ये दो बड़ी मेजर पार्टीज थी जो कि अग्री कर गई लॉर्ड माउंटबेटन प्लान पे, 3 जून प्लान पे, तब जाके जो है उसको अप्रूवल मिला। एंड फाइनली इसकी वजह से क्या हुआ, 2 नेशन थ्योरी जो है फाइनली जो है एक उसमें आई, एक एवोल्यूशन में आई। तो यहाँ से क्या हुआ, दो रिपब्लिक बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान बना ईस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान बना वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब ये आज़ादी जो थी बहुत बड़ा एक रीज़न था लोगों के लिए सेलिब्रेशन का, लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे, लोग सेलिब्रेट करना भी चाहिए, बट साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एक दुख का कारण भी लेके आया था, उसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। पर पहले यहाँ समझ ले कि 2 पार्टीज अग्री करी, उसके बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान अप्रूव हुआ, अप्रूव होने के बाद जो है 2 नेशंस बने, इंडिया बना, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जो है 2 हिस्सों में बना, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को प्रेजेंटली हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और वेस्ट पाकिस्तान को हम पाकिस्तान के नाम पे जानते हैं, जो हम इंडिया के वेस्टर्न छोर पे है। पंजाब और राजस्थान और गुजरात में बॉर्डर लगता है इसका, और बांग्लादेश से हमारा करीब 4096 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर हम किसी से टच करते हैं अपने नेबरिंग कंट्री से, तो बांग्लादेश ही है। फाइन, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया की। तो इंडिया तो खैर पार्टीशन हो गया माउंटबेटन प्लान के बेस पे। साथ ही साथ इसने 2 नेशंस को जन्म दिया, भारत और पाकिस्तान, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। अब द बाउंड्रीज ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बोथ नेशन ड्रॉन बाय सर रेडक्लिफ, जो पार्टीशन की जो बाउंड्री बनाई गई वो रेडक्लिफ ने बनाई थी, इसलिए जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन है उसको रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। साथ ही साथ अब क्या हुआ कि ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे आपका 2 नेशंस है, ये आपका ईस्ट पाकिस्तान है, ये आपका वेस्ट पाकिस्तान है। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा। आई वॉज नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, बट येस आई एम वेरी गुड एट कंसेप्ट। तो उसको देखिए, तो ईस्ट पाकिस्तान में यहाँ पे हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, यहाँ पे हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स। इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड मल्टीपल मोर पीपल। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदी, मुस्लिम थे, इससे ज़्यादा भी लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से जो है यहाँ से माइग्रेशन हिंदूज़ का शुरू हुआ टुवर्ड्स इंडिया, और
मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ से जो है माइग्रेशन शुरू हुआ मुस्लिम्स का टुवर्ड पाकिस्तान। सेम थिंग हैपेंड हियर ऑल्सो, मतलब यहाँ मुस्लिम्स का जो माइग्रेशन शुरू हुआ फ्रॉम इंडिया टू ईस्ट पाकिस्तान, एंड हिंदूज का शुरू हुआ बांग्लादेश से इंडिया की तरफ। तो ये बहुत बड़ा माइग्रेशन था, लोग अपनी ज़मीन जायदाद घर सब चीज़ छोड़ के जा रहे थे, और कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पे एग्जिस्टिंग रह रहे थे उनको मौका मिल गया था कि अपनी अपनी जो साम्राज्य उसको बढ़ाने के लिए, प्लस कम्युनल टेंशन्स भी यहाँ पे ट्रिगर कर गई थी। अब हुआ क्या कि इस माइग्रेशन की वजह से क्या हुआ कि दोनों ही बॉर्डर्स पे हिंदूज फ्रॉम पाकिस्तान एंड मुस्लिम फ्रॉम, मतलब बेसिकली यही बात जो मैंने समझाई वही वाला पॉइंट बोला गया, लार्ज स्केल वायलेशन एंड वायलेंस एंड केओस होना शुरू हो गया। बहुत लार्ज स्केल पे जो है दंगे होने शुरू हो गए, कम्युनिटीज़ आपस में भिड़ गई। वो कम्युनिटीज़ जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहती आई हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती आई, वही कम्युनिटीज़ जो है यहाँ पे आपस में भिड़ गई। बहुत मास लेवल पे जो है लोगों ने अपनी जान गंवाई, और ये वॉलेट नेचर ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये पार्टीशन इतना ज़बरदस्त हुआ कि एक हॉस्टिलिटी का एक जो है ना, जो एक होता है ना कि दो भाई अलग हुए पर दोनों के बीच में बातचीत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, मतलब दोनों के बीच प्यार अभी भी कामिल है। पर यहाँ पे दो भाई अलग हुए, उन दोनों में जो है जानी दुश्मनी हो गई, क्योंकि इस तरह की बात हुई यहाँ पे, और सस्पिशन क्रिएट हो गया, जो कि आज तक करीब 75 साल हो चुके हैं हमारे भारत को आज़ाद हुए, और 75 साल ही हो चुके हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुआ। आज तक ये जो हॉस्टिलिटी है, ये जो सस्पिशन है, हम दोनों कंट्रीज़ के जो इंटरनेशनल रिलेशन हैं उसको जो है ज़्यादा हॉन्ट करता है। ये बड़ी बात है। इन अगस्त 1947 आफ्टर 200 ईयर्स इंडिया, मतलब फाइनली ब्रिटिश चले गए। अब यहाँ से हुआ क्या कि दो नेशंस निकल के आए, एक आया हिंदू मेजॉरिटी नेशन जिसको भारत बोला गया या इंडिया बोला गया, और दूसरा है मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन जिसको पाकिस्तान बोला गया। इमिडिएटली उसके बाद जो है माइग्रेशन शुरू हो गए। माइग्रेशन जो थी ये कहा जाता है कि ह्यूमन मैनकाइंड के अंदर जो आज तक सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई है वो तभी हुई जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, हिंदू स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड इंडिया एंड मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान की तरफ मूव करने लगे। अब इट हैपेंड, ये जो चीज़ हुई है पंजाब में भी हुई है वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, और ईस्टर्न बॉर्डर बंगाल पे भी बहुत हुई है। तो बहुत लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ, बहुत ही लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ। सो द कम्युनिटीज़ जो कि आपस में पीस हार्मनी से कई सदियों से रहती आ रही थी, उनमें दिक्कत हुई विद हिंदूज एंड सिख ऑन द वन साइड। अब हुआ क्या कि हिंदू और सिख जो थे वो एक साइड हो गए थे, और मुस्लिम जो एक साइड हो गए थे, और यहाँ पे म्यूचुअल जीनोसाइड देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक हादसा भी है हमारी हिस्ट्री का, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था बट ऐसा हो गया। उसके लिए हम बस यही कह सकते हैं कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो, ना पार्टीशन का ख्याल आए, ना पार्टीशन जैसी चीज़ें इंप्लीमेंट हो, ना ही अगर माइग्रेशन होता भी है तो खून खराबा तो एटलीस्ट वायलेंस तो कम से कम ना हो। अब इसको जेनोसाइड बोला गया। अब जेनोसाइड के अंदर क्या क्या हुआ, इतना ज़्यादा इंटेंस था। जेनोसाइड हुआ, फोर्स कन्वर्जन्स हुए, मास अब्डक्शंस हुए, सेक्सुअल वायलेंसेस हुए। इट वॉज द लार्जेस्ट माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। करीब 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी थी, और 15 मिलियन पीपल, 15 मिलियन को आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्ट फिगर पता चल जाएगा कितने लोग यहाँ से माइग्रेट हुए, जो कि इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया की तरफ गए, और करीब 1 मिलियन लोगों ने अपनी जानें कमाई। साथ ही साथ ये जो थी, ये तो ह्यूमन रिसोर्स की जो थी, या ह्यूमन वेल्थ की जो नुकसान हुआ, एनिमल वेल्थ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब हुई थी। एनिमल वेल्थ भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे सफ़र कर गई थी। तो ओवरऑल जो था ये, हालांकि इंडिया पाकिस्तान दो अलग पॉलिटिकल नेशंस बन चुके थे, बट सर्टेन कम्युनिटी, सर्टेन पीपल, सर्टेन लोगों ने इसका बहुत बड़ा एक प्राइस भी पे किया है। अब बात करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर के, जिसमें है असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यानी मोहनचंद करमचंद गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर नेता, और ये कहा जाता है कि इनकी पॉलिसीज़, इनके मूवमेंट्स की ने जो है ब्रिटिशर्स को जो है थोड़ा सा जल्दी बाहर भेजने में मदद करेंगे। महात्मा गांधी को असैसिनेट किया गया 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पे किया गया, बिरला कंपाउंड, बिरला हाउस होता था, बिरला हाउस के कंपाउंड के अंदर जो है, जिसको आप गांधी समिति के नाम से जानते हैं, दिल्ली में जगह है, और यहाँ पे नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या करी थी। नाथूराम गोडसे ने ये जो इनका मर्डर था महात्मा गांधी का, प्लान किया था। और एग्जीक्यूट कैसे किया, इन्होंने जो है महात्मा गांधी के पास गए, उनके पैर छुए, और उनको जो है पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 गोलियां उनके छाती में मार दी, जिसकी वजह से गांधी जी इमीडिएटली गिर गए, और उनको जो है वापस उनके रूम में ले जाया गया, जो कि बिरला हाउस में ही था, जहाँ पे वो उनकी मृत्यु होगी। और उनके जो लास्ट वर्ड थे वो थे, हे राम। तो अगर कभी आप दिल्ली में रहते हो या कभी दिल्ली आने का मौका मिले तो आपको राजघाट ज़रूर जाना चाहिए। राजघाट आप जाइए, जो कि गांधी जी की समाधि है, और उनकी समाधि पे आपको नज़र आएगा हे राम लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये इनके आखिरी शब्द थे महात्मा गांधी जी के। आगे चलते हैं। गोडसे और पटेल 2 लोग थे, इन लोगों को जो है इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया,
और इनको जो है ट्रायल रूम पे मतलब कोर्ट पे भेज दिया गया। फिर इन लोगों ने क्या किया, कोर्ट रूम को जो है, ट्रायल रूम को जो है एक पब्लिक के पास अपनी बात पहुंचाने का मीडियम बना दिया गया। तो उसके बाद जो है ट्रायल को पब्लिक फोरम से हटाया गया, इमीडिएटली उसे बैन किया गया और अल्टीमेटली जो है गोडसे और आप्टे को जो है डेथ सेंटेंस दिया गया 8 नवंबर 1949 को। और सब्सिक्वेंटली अम्बाला जेल में 15 नवंबर 1949 को उनको हैंग कर दिया गया। तो दिस वाज अबाउट असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। Now next topic within this chapter is very important and very much cumbersome also. तो इसके बारे में हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन। तो पहली बात, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास दो तरह के स्टेट्स थे, जैसे कि वही बात है, एक डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट थे, एक इनडायरेक्ट स्टेट थे। तो इनडायरेक्ट जो स्टेट्स थे उसके अंदर जो है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रजवाड़े थे, या फिर हम कह सकते हैं रियासतें थीं, या फिर इस तरह की चीज़ें बहुत थी, जो कि इंडिपेंडेंट रूलर्स, जो उस डायनेस्टी के इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, वो लोग जो है इसको करते थे, उसको मैनेज करते थे। तो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट जो है डायरेक्टली माउंटबेटन प्लान इंप्लीमेंट होते हैं इंडिया के अंदर आ गए। बट जो इनडायरेक्ट थे इनको जो है 3 ऑप्शन दिए गए, या तो ये भारत को ज्वाइन करे, या ये पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या फिर ये इंडिपेंडेंट रहें। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत का नक्शा अगर आप देखो, बहुत बड़ा भारत का नक्शा है। अगर डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग को लेके आई एम नॉट वेरी गुड। तो यहाँ पे हर जगह पर रियासतें थी, तो ये रियासतें क्या थी, अगर इंडिपेंडेंट हो जाती तो क्या होता है, भारत का बल्कनाइजेशन हो जाता है। बल्कनाइजेशन का मतलब है कि आप इंडिया में भी चल रहे हो, गाड़ी थोड़ी देर बाद आपकी किसी और कंट्री में जाती है, फिर आप वापस इंडिया में घुसते हो, तो ये एक तरह से रह जाता, और इंडिया का जो बेसिक पॉलिटिकल नक्शा है वो बिगड़ने के बहुत चांसेस थे। तो अब यहाँ पे एक बहुत अर्जेंट नीड हुई कि यहाँ पे इस चीज़ को रोकना बड़ा ज़रूरी था। तो इसका जो जिम्मा उठाया हमारे श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने उठाया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी, पूरी कोशिश करी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी रजवाड़े थे सबको जो है इंडिया में बांधने में या फिर इंडिया में सीड करने में कामयाब भी हुए। क्या था, जैसे कि मैंने बताया कि 2 तरह की टेरिटरीज हुआ करती थी। बहुत सारे कॉलोनियल एनक्लेव भी थे, फ्रांस और पोर्टुगल जैसे, जो कि इनकी पर्टिकुलर कॉलोनीज जो थी, इनके पर्टिकुलर कंट्री जो है टैकल किया गया। जैसे गोवा था, आपका पुदुचेरी था, माहे था, कराईकलाम था, यानम था, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्टेट्स इन इंडिया was declared objective from Indian National Congress and the government of India pursued this for over next decade। तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, साथ ही साथ भारत सरकार ने ये एक प्रण लिया कि हम इनको जो है इन सारे स्टेट्स को इंडिया में लाएंगे, इन सारे प्रिंस स्टेट्स को इंडिया में लाएंगे। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि इसके लिए जो भी एफर्ट्स होंगे वो डाले जाएंगे, और इसके लिए करीब करीब 10 साल तक जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको परस्यू किया। जोड़ी थी वल्लभ भाई पटेल और उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी श्री वीपी मेनन की, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट्स हुए। द टर्मिनेशन ऑफ पैरामाउंटेंसी meant that all the rights flowing from the states relationship with the British Crown would return to them, leaving them free to negotiate relationship with the new states of India and Pakistan on the basis of complete freedom। ये वही वाली बात है जो फिर से रिपीट हो रही है। प्रिंस स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन आ गए, भारत को ज्वाइन कीजिए, पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए। Through the combination of factors, Sardar Vallabhbhai Patel and VP Menon convinced most of the states, करीब 565 प्रिंस स्टेट्स जो हैं भारत में सीड करने के लिए मान गए और कामयाब भी रहे। बट कुछ स्टेट्स थे, जैसे कि जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, ये कुछ स्टेट्स ऐसे थे, इसमें थोड़ी सी और परेशानी हुई। आपको जोधपुर में परेशानी हुई, त्रावणकोर में परेशानी हुई। कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेट, बड़े बड़े स्टेट्स थे जो कि मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे या तो हम इंडिपेंडेंट जाएंगे या हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो वो सारी कहानी आने वाले साइट्स में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये टोटली जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस को अनएक्सेप्टेबल था। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से भारत का बल्कनाइजेशन हो जाता। तो अभी आगे मैप के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं। तो अब बल्कनाइजेशन होगा तो हमें पता है कि ट्रेड, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, रेलवे, कस्टम, इरिगेशन, इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता। क्योंकि अगर बल्कनाइजेशन होता, अगर कोई स्टेट लेट्स से कि इंडियन टेरिटरी की मतलब इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, इंडियन पेनिनसुला के अंदर कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता, तो उसके इन सभी मैटर को टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो भी अलग अलग तरीके से सब चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है इंडियन जो माउंटबेटन से आर्गूमेंट हुआ, माउंटबेटन के बाद जो माउंटबेटन ने सपोर्ट भी किया, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
एग्रीमेंट रिलेटेड टू रेलवे कस्टम इरीगेशन यूज ऑफ पोर्ट्स एंड अदर सिमिलर एग्रीमेंट्स वर गेट टर्मिनेटेड, जिसकी वजह से एक थ्रेट आ गया था इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर, क्योंकि नेचुरल सी बात है अगर इस आइटम में अगर इन सभी पे अगर सबका स्वामित्व हो जाएगा या फिर अधिकार हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है मोनोपोली जैसी सिचुएशन होती और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट के लिए जो आगे काम किए जा सकते थे वो एक हिंडर हो जाते हैं। माउंटबेटन ऑल्सो परसुएडेड बाय द आर्गुमेंट ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स एट द वीपी मेनन दैट इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिपेंडेंस वुड बी सम एक्सटेंट वुड्स ऑफ पार्टीशन। साथ ही साथ द रिजल्ट ऑफ द माउंटबेटन वर पर्सनली फेवर्ड एंड वर्क टुवर्ड द सक्सेशन। माउंटबेटन ने पर्सनली भी इसको फेवर किया कि माउंटबेटन का एक बहुत बड़ा ऑरा था लगभग सारे राजाओं के ऊपर, तो उस ऑरा को भी यूज़ किया गया कि भारत की जो भारत को जो इंटीग्रेट किया जा सके। तो पहला स्टेट है जोधपुर। 6 अगस्त 1947 को जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता थे, साथ साथ जो है पाकिस्तान के संस्थापक भी कहा जाता है, वो महाराजा जोधपुर से मिलते हैं और महाराजा जोधपुर जो है पाकिस्तान की तरफ 3 कंडीशन रखते हैं कि जोधपुर को जो है कराची पोर्ट यूज़ करने का पूरा अधिकार दिया जाए, वेपन्स के लिए इंपोर्ट करने फ्री इंपोर्ट करने का अधिकार दिया जाए और साथ ही साथ जो है सिंध हैदराबाद की रेलवे लाइन जो होती है वो जोधपुर के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो इस केस में इन तीनों शब्दों पे जिन्ना ने बोला था कि हम आपको वाइट पेपर साइन करके दे रहे हैं, इसमें आप जो चाहें जो भी कंडीशन चाहें आप भर सकते हैं, पर आप किसी भी तरीके से पाकिस्तान में आ जाइए, पाकिस्तान में अपना मिलाप कर लीजिए। जोधपुर जो था उस टाइम पे 93,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा फैला हुआ था और पॉसिबली ये राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत भी थी। साथ ही साथ महाराजा वॉस हनुमंत सिंह वहाँ के राजा थे। द रूलर एंड द डेमोग्राफी स्टेट ऑफ बोथ हिंदूज, ठीक है, जो द रूलर एंड द डेमोग्राफी जो थी वो मोस्टली हिंदू थी, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम लोग नहीं थे, पर मोस्टली हिंदू थी। रूलर भी मुस्लिम हिंदू थे और जो डेमोग्राफी थी जो वहाँ की जनता थी वो भी हिंदू ही थी। ऑन 9 अगस्त लॉर्ड माउंटबेटन कॉल्ड महाराजा टू दिल्ली। 9 अगस्त को जो है, ये बात 6 अगस्त की थी, 9 अगस्त को जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है महाराजा को दिल्ली बुलाते हैं और एक ज्वाइंट मीटिंग कराते हैं सरदार पटेल के साथ और सरदार टोल्ड महाराजा अबाउट द बेनिफिट ऑफ एसिडिंग इंडिया। अब सरदार बोलते हैं कि अगर भारत में जुड़ते हो तो आपको इससे ज़्यादा फैसिलिटी से ज़्यादा जो है चीज़ें आपको मिलेंगी, इसलिए आप भारत में जुड़िए। साथ ही साथ 9 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली बुलाते हैं सरदार पटेल महाराजा अबाउट द एसिडिंग इंडिया एंड ऑल्सो साथ ही साथ क्या आता है, पटेल वॉज गुड फ्रेंड ऑफ महाराजा फादर। जो पटेल साहब थे हमारे वल्लभ भाई पटेल जी, वो जो थे वो महाराजा हनुमंत सिंह के फादर के ऑलरेडी बहुत अच्छे दोस्त थे, तो थोड़ा सा कठोर शब्दों में थोड़ा सा सॉफ्ट शब्दों में जो है उनको कन्विंस किया और अल्टीमेटली जोधपुर जो है इंडिया में सीड हो गया। आप देख सकते हैं जोधपुर का नक्शा देख सकते हैं, यहाँ से पाकिस्तान को जोड़ रहा है, ये तो क्या जैसलमेर है, यहाँ से देखिए पाकिस्तान को टच कर रहा है और ये जोधपुर आपका जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना ऑलमोस्ट ये सारा जोधपुर हुआ करता था उस टाइम पे। आप देख सकते हो कि इतना बड़ा एरिया जो है पाकिस्तान में जाते जाते किस तरीके से बच गया। अगला है जूनागढ़। जूनागढ़ जो है नवाब ऑफ जूनागढ़ जो थे यहाँ पे ये एक स्टेट था जो कि गुजरात में लोकेटेड था। मोहम्मद खान जी जो थे मोहम्मद खान जी जो थे यहाँ के नवाब थे और इनके पास जो एरिया था करीब 3000 स्क्वायर किलोमीटर का था। हैविंग नो कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान, इनके साथ भी इनकी स्टेट के साथ भी कोई पाकिस्तान का कॉमन बॉर्डर नहीं था, बट स्टिल इन्होंने पाकिस्तान को चुना क्योंकि ये सोचते थे कि ये पाकिस्तान जो है सी रूट से पहुँच सकते थे। साथ ही साथ जो रूलर ऑफ द स्टेट्स थे ये इनके अंदर जो है 2 और अलग और छोटे स्टेट्स थे। जूनागढ़ के अंदर मंगरोल आता था, बाबरियाबाद आता था एंड जब इन्होंने पाकिस्तान में जुड़ने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो यहाँ पे के लोगों ने इसका विरोध किया। इन द रिस्पॉन्स अब उस विरोध के रिस्पॉन्स में जूनागढ़ ने मिलिट्री जो है लगा दी, अपने जूनागढ़ स्टेट की मिलिट्री लगा दी। उसके बाद क्या होता है कि नेबरिंग स्टेट भी अब जब मिलिट्री लगा तो जो बाबरियाबाद मंगरोल और जूनागढ़ के जो नेबरिंग स्टेट थे वहाँ पर भी रिएक्शन आया और सारे स्टेट्स ने क्या किया, सारी की सारी आर्मी उठा के बिठा दी इनके बॉर्डर्स पे एंड इंडिया बिलीव दैट जूनागढ़ वॉज परमिटेड टू गो टू पाकिस्तान। द कम्युनल टेंशन थी वो बढ़ जाएगी और भी जो है कहते हैं कि कम्युनल टेंशन बढ़ेगी तो आप समझिए कि फिर से जो है दंगे फसाद होंगे, लोगों की जाने जाएंगी। तो इस पॉइंट पे जो है जो एक्सेशन था, इंडिया ने जो एक्सेशन करने की डिमांड जो मांग थी, जो उनकी जो ख्वाहिश थी उसको जो है मना कर दिया। गवर्नमेंट पॉइंटेड आउट दैट द स्टेट इज़ 80% हिंदू एंड बोला कि आप जो है एक्सेशन के मामले में एक प्लेबिसाइट करा लीजिए। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, मतलब आप जन से पूछिए कि आपका क्या आप कौन सा मत डालते हैं कि आपका मत क्या है। जनमत संग्रह को हम प्लेबिसाइट बोलते हैं। तो साइमल्टेनियसली साथ साथ क्या हुआ, फ्यूल की हमें पता है कि वॉर की और भी टैक्टिक्स होती हैं जिसके अंदर कपल फ्यूल की सप्लाई काट दी गई, कोल की सप्लाई काट दी गई, सारे एयर लिंक पोस्टल लिंक्स जो है काट कर दिए गए। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो प्रिंसिपैलिटीज ऑफ मंगरोल और बाबरियाबाद है वो इंडिया के अंदर एसीड कर गई।
पाकिस्तान अग्रीड, पाकिस्तान बोलता है इसके बाद कि भैया हमारे पास 3000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आराम को छोड़ेंगे, तो पाकिस्तान बोलता है हम प्लेबिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट टू द विड्रॉ, हम प्लेबिसाइड तभी करेंगे जब इंडियन ट्रूप्स वहाँ से जो है वो कर देगी, विड्रॉ कर देगी। बट इंडिया ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया और 26 अक्टूबर को नवाब और उसकी फैमिली जो है पाकिस्तान चली गई। और अल्टीमेटली क्या हुआ, 7 नवंबर को जो है जूनागढ़ की जो कोर्ट थी या फिर जो राजशाही थी वो कोलैप्स कर गई और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया और प्लेबिसाइड कंडक्ट किया गया 1948 में, जो कि मोस्टली इंडिया के फेवर में था और अल्टीमेटली जूनागढ़ भी इंडियन स्टेट के अंदर एसीड कर गया। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम कश्मीर के नाम से जानते हैं, ये जो था बेसिकली राजा महाराजा हरि सिंह थे, वो जो हिंदू थे वो इसको टेकअप करते थे, मतलब वहाँ के राजा थे और यहाँ पर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी हुआ करती थी। हरि सिंह जो थे, हरि सिंह, अब देखिए जब जम्मू कश्मीर का अगर हम नक्शा देखेंगे तो यहाँ से वो इंटरनेशनली भी कनेक्टेड थे, इनके पास पानी था, इनके पास कश्मीरी विलो था, इनके पास सेब थे, इनके पास ड्राई फ्रूट्स थे और तमाम तरह की चीज़ें थी। तो ये कहीं ना कहीं हरि सिंह को ये लगा कि क्यों ना इंडिपेंडेंट जाया जाए और साथ ही साथ एक तरफ से जो है पाकिस्तान में दबाव बना रहा था कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, तो ये सारा मामला चल रहा था। तो हरि सिंह वॉज हेजिटेंट अबाउट द एसीडिंग द ईदर इंडिया और पाकिस्तान एज ईदर वुड हैव प्रोवोक्ड द एडवर्स रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक चीज़ तो थी कि मतलब हरि सिंह तो कंफ्यूज था ही, बट साथ ही साथ अगर देखा जाए मुस्लिम मेजॉरिटी विद हिंदू राजा था। सो ही साइंड अ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान एंड प्रपोज वन टू इंडिया एज वेल। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया कि भैया जो यथास्थिति है वैसी की वैसी बनी रहेगी और आगे चल के देखेंगे इसको कैसे सोल्व करते हैं। बट अनाउंस दैट कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट तो दोनों कंट्री से साइन, एक तो पेशकश करी इंडिया से कि आप हमसे भी स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन कर लीजिए और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से तो कर ही लिया था, बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो मंशा जाहिर कर दी कि कश्मीर जो है आज़ाद रहने की सोच रहा है। हाउएवर हिज रूल वॉज अपोज बाय शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने इनके जो रूल को अपोज किया, जो कि पॉपुलर लीडर थे कश्मीर पॉलिटिकल पार्टी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत पॉपुलर लीडर थे शेख अब्दुल्ला। एंड पाकिस्तान अटेम्प्टिंग टू फोर्स द इशू ऑन कश्मीर सेशन। अब इन्होंने क्या, पाकिस्तान ने अपने ट्रांसपोर्ट लिंक्स और जो भी सप्लाईज थी उसको कट करना शुरू कर दिया। द केओस इन पंजाब ड्यू टू पार्टीशन हैड अफेक्टेड ट्रांसपोर्ट लिंक्स विद इंडिया। अब जो पाकिस्तान के और जो जिस तरीके से कश्मीर जुड़ सकता था वो पंजाब में था, पंजाब में ऑलरेडी केओस चल रहा था, इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन लिंक था वो टूट चुका था। इट मीन्स कश्मीर के पास सिर्फ एक एयर लिंक ही बचा हुआ था। देन द रूमर्स, क्या रूमर्स आने शुरू हुए कि मुस्लिम पॉपुलेशन के अगेंस्ट जो है राजा जो है एट्रोसिटीज़ कर रहा है इन द पूंछ सेक्टर, जिसकी वजह से एक सिविल अनरेस्ट आउटब्रेक हुआ। सिविल अनरेस्ट का मतलब है कि एक सिविलियंस के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आई और उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया। एंड शॉर्टली आफ्टर द पठान ट्राइब्समैन, पठान जो ट्राइब फ्रेंड्स हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तो पाकिस्तान में, वो एंटर करे कश्मीर के अंदर। तो कश्मीर का अगर ये वाला हिस्सा देखोगे तो यहाँ से एंट्री शुरू हो गई, पठान ट्राइब्समैन बोला जाता। अब महाराजा ऑफ कश्मीर ने इमीडिएटली जो है भारत को लिखा कि भैया मिलिट्री असिस्टेंस भेजिए। तो इंडिया ने बोला कि अब तक आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि मेन डॉक्यूमेंट है एक्सेशन के लिए, साइन नहीं करते तब तक हम आपको नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया और शेख अब्दुल्ला को टेम्प्रेरी गवर्नमेंट का हेड बनाया गया और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ इंडियन फोर्सेज यहाँ से आ गई और इनको यहीं रोक दिया गया। तो ये जो मामला ये दिख रहा है आपको, यही इस टाइम पे POK बोला जाता है, इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है। ये मामला भी यूनाइटेड नेशन से पेंडिंग है। महाराजा कंप्लाइड बट द नेहरू डिक्लेयर्ड दैट इट वुड हैव टू बी कन्फर्म्ड बाय प्लेबिसाइड के थ्रू उसको माना जाएगा। इंडियन ट्रूप्स सिक्योर्ड जम्मू श्रीनगर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने फटाफट हम लोगों ने ले ली। प्राइम मिनिस्टर नेहरू रिकग्नाइजिंग द डिग्री ऑफ इंटरनेशनल इंटेंशन। इस पूरे मैटर को उठा के जो है नेहरू जी जो है सीधा जो है यूनाइटेड नेशंस में ले गए, क्योंकि 1948 की बात चल रही है और यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना था। अगर आपको थोड़ी सी वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज हो तो पता चलेगा कि 1939 से लेके 1945 के बीच में जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला। इसके अंदर जर्मनी और जापान बेसिकली इन दो कंट्रीज़ को जो है विलन बनाया गया और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। हालांकि यूनाइटेड नेशन से पहले एक और संस्था बनी थी, इसको हम लीग ऑफ नेशंस बोलते हैं, वही बनी थी, वो फेल हो गई थी। ठीक है, प्लेबिसाइड कभी हल नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आया, जहाँ पे आर्टिकल 370 के बारे में बात करेगी और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो राइट्स हैं, मतलब उनको जो स्पेशल स्टेटस देके कश्मीर को अपने साथ जोड़ा रखा गया, जिसको रिसेंटली पास में हम लोगों ने 2019 में खारिज किया। 370 आर्टिकल को जो हमने खारिज किया वो यहीं से शुरुआत हो जाती है इसकी, जिसकी वजह से जो कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, अलग हुआ करता था। आम आदमी वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता था, घर दुकान नहीं खरीद सकता था। और ये कश्मीर का पूरा मुद्दा जो है इसको हम बहुत डेप्थ में ले जाएंगे किसी और वीडियो के अंदर, पर फिलहाल इस पर्टिकुलर एंगल से यहाँ तक पढ़ना इसके लिए काफ़ी है। आगे चलते हैं। अब आता है हैदराबाद। अब हैदराबाद क्या है, आप देख सकते हैं ये भारत का नक्शा है।
ये हैदराबाद है। काफ़ी बड़ी रियासत थी और 82,000 स्क्वायर किलोमीटर माइल्स की बनी हुई थी, करीब 2,12,000 स्क्वायर किलोमीटर की ये सदर्न ईस्ट इंडिया में बनी हुई थी। और इसकी 87% ऑफ इट्स पीपल, मतलब जो पीपल थे देवर हिंदू। और जो निज़ाम थे वो थे ओस्मान अली खान। और यहाँ पे हुआ क्या कि हैदराबाद जो था वो चाहता था कि पाकिस्तान जुड़ जाए, बट ये चीज़ होने नहीं दी वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ पे अगर ऐसा स्टेट जो होता जो पाकिस्तान का होता तो आप खुद सोच सकते हैं कि बैल्कनाइज रहता। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने जून 1940 में फरमान जारी किया और अनाउंस किया कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, जो स्टेट जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे। द गवर्नमेंट इंडिया रिजेक्टेड द फरमान को रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। It argued that the strategic location of Hyderabad, which may site the main lines of communication between North and South India, क्या बोला इंडिया गवर्नमेंट ने कि आपने जो फरमान बोला इंडिपेंडेंट रहने का, बात ठीक है, बट नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन्स है वो सब टूट जाएंगे और कोई फॉरेन इंटरेस्ट के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इंडिया को थ्रेट करने के लिए, और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की बात भी है। इट ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द स्टेट फॉर पीपल हिस्ट्री लोकेशन मेड अनक्वेश्चनेबली, जैसे भी बनाया गया इंडिया का ही स्ट्रक्चर है वो। द निज़ाम वॉज प्रिपेयर टू एंटर इनटू लिमिटेड ट्रीटी विद इंडिया which gave Hyderabad safeguards not provided for the standard instruments of accession। ये भी बोल रहे थे, नवाब बोल रहे थे कि हम भी आपको जो है एक पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन पे इंडिया में एक्सेस मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, बट इंडिया ने इस प्रपोजल को सिरे से ही खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर एक टेम्परेरी स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट बनाया गया जिसकी वजह से जो है हैदराबाद जो है के साथ जो यथास्थिति थी, जो स्टेटस को मेंटेन करने की बात करी गई थी, बट स्टिल यहाँ देखा गया कि हैदराबाद जब भी अग्रीड नहीं हो रहा था एक्सीड करने के लिए इंडिया में। By December 1947, India and Hyderabad accusing each other of repeatedly violating the agreement। इंडिया और हैदराबाद दोनों ही आपस में एक दूसरे को एक्यूजेशन का गेम चल रहा था। On the other hand, निज़ाम was troubled by तेलंगाना रेबेलियन। वहाँ पर निज़ाम के क्षेत्र के अंदर तेलंगाना रेबेलियन हो गया, लेड बाय कम्युनिस्ट, जिसकी वजह से जो है फ्यूडल एलिमेंट्स को हटाने के लिए काम चला, और बेसिकली 1948 तक जाते जाते सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्सन अप हो गई। द रज़ाकार्स जो कि मिलिशिया थे, वॉलंटियर्स थे, एफिलिएटेड टू इत्तेहाद उल मुस्लिम अंडर द influence of Muslim radical Qazi Rizvi assumed the role of supporting the Muslim ruling classes against the populace, and Hyderabad State Congress Party affiliated by the Indian National Congress launched the political agitation। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि एक तरीके से तेलंगाना वाला शुरू हो गया, फिर मुस्लिम रज़ाकार्स आ गए। अब यहाँ से जो है एक पार्टी बोल रही है कि हम मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलती है कि हम कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एजिटेशन, मतलब बेसिकली हैदराबाद को एक्वायर करने की सारी बातें शुरू हो चुकी थी। Now Patel now insisted Hyderabad was allowed to continue its independence, the prestige of government would be tarnished। अगर बोला कि अगर वो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट अभी और चलता रहा तो भारत सरकार की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा और ख़राब हो जाएगी। तो ऑन 13 सितंबर 1948 इंडियन आर्मी को भेजा गया, ऑपरेशन पोलो को कंडक्ट किया गया और कहीं ना कहीं रज़ाकारों को कंट्रोल किया गया। अल्टीमेटली निज़ाम जो है भारत में सीड होने के लिए मान गए। तो ये पूरी कहानी थी आपकी हैदराबाद की। अब आता त्रावणकोर। द महाराजा चतरा ट्राइब्यूनल वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करती, क्योंकि आप देख सकते हो त्रावणकोर कहाँ पर है, सी रूट से इनका एक्सेस था, इसलिए इंडिपेंडेंट होने की बात सोच सकते थे। द पीपल ऑफ स्टेट रिवोल्टेड ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि भारत से अलग हुए, एंड सो जो लोग थे उन्होंने जो है अटेम्प्ट भी किया था पीएम सर को, मतलब बेसिकली सीएपी रामास्वामी को किल करने के लिए। फिर कई सारे राउंड्स ऑफ यहाँ पे नेगोशिएशंस हुए बीपी मेनन के साथ। अल्टीमेटली जो है ये भी मान गए कि हम भारत में सीड करेंगे अपने आप को, और 30 जुलाई 1947 को किंगडम ऑफ त्रावणकोर जो है भारत में आ गया। भोपाल की बात करते हैं। ये एक मुस्लिम रूलिंग स्टेट था नवाब हमीदुल्लाह खान का, और पॉपुलेशन जो थी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर में हिंदूज थी। ये भी इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, बट कहीं ना कहीं जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के मेंबर भी थे, और कहीं ना कहीं जो है ये माउंट बेटन के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, करीबी दोस्त भी थे। माउंट बेटन ने इनको काफ़ी समझाया कि आप इंडिया में जुड़ जाएं, तो अल्टीमेटली ये भी इंडिया में जुड़ गए थे। ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल होने की ज़रूरत नहीं थी। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट 1947 टू 1950। यहाँ पे हमने जो मेजर इश्यूज थे हमने कवर कर लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन गिव दैट इन योर कमेंट सेक्शन एज वेल। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।